देखिए सीरियस पढ़िए बाबू। देखिए हम आपको क्या कहना चाहते हैं, मेरी भावनाओं को समझिए। आपके पास ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं है कि एक बार मेरे वीडियो को देखेंगे, फिर दोबारा देखेंगे, फिर एक बार समझेंगे। अगर आप जी जान लगा दीजिएगा नहीं यहाँ पे, आप ये कल्पना कीजिए आपके सामने कुछ नहीं है, बस अगल बगल मम्मी पापा कोई भी है, साइड करिए अलग में, एकदम ध्यान से, एकदम डूब जाइए उसमें। जैसे जब आपके अंदर ये अंदर से भावना आने लगेगी, नहीं नहीं सर अब क्या बताने वाले हैं, अब क्या, इसके आगे क्या होगा, समझिए कि आपकी पढ़ा, आप उसी दिन कामयाबी की पहली दहलीज पे अपनी पैर रख लिए, अब क्या आने वाला है। जैसे एक क्यूरियोसिटी है ना, 48 देखें, 48 का अब मन में आएगा 49 में क्या होगा, 49 में एक इंटरेस्ट जगेगा, तब मजा आएगा ना पढ़ने में। वरना इसे कर रहे हैं 49 में कुछ होगबे करिए यहाँ पर 49 देखिए 49। अब आते हैं 48, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्या, विवादित है। गौ हत्या पे प्रतिबंध है या नहीं है, देखिए ध्यान से, इसमें समझिए पहले। इसमें कहा गया है एग्रीकल्चर एंड कृषि एवं पशुपालन, जो कैटल्स होते हैं पशुपालन के लिए, पशुपालन, ये दो चीज़ों की बढ़ावा दिया गया है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग को। एग्रीकल्चर एंड ये कैटल्स जो होते हैं आप लोगों को, उसका पालन के लिए इसमें बहुत कहा गया है कि सरकार इसको बढ़ावा देगी। सरकार का मतलब स्टेट बढ़ावा देगी। तो ये तो समझ में आता है, कृषि के लिए बहुत बढ़ावा दिया जाता है। अगर आप खेती से रिलेटेड कोई चीज़ लीजिएगा ना तो वो सस्ता मिलता है, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स बहुत कम लेती है। ट्रैक्टर जो होता है ना, ट्रैक्टर का इंजन बहुत हैवी होता है, लेकिन ट्रैक्टर कितना इंजन अगर कार में लगाएगा ना तो बहुत महंगा लेगा, क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर बहुत कम टैक्स लिया जाता है। क्योंकि टैक्स लेंगे तो फिर कृषि को कौन बढ़ावा देगा। सिंचाई का चीज, यूरिया, पोटास, इस सब पे बहुत कम सरकार टैक्स लेती है, ताकि वो खेती को बढ़ावा दे सके। मशीनरी इसका प्रयोग करने में, जितनी भी मशीनें होती हैं किसी क्षेत्र की, वो थोड़ी सस्ती मिलती है। उसके अलावा भी अगर देखेंगे तो खेती के लिए अगर आप लोन लेने जाइएगा तो नाबार्ड है, एक ठो नाबार्ड है, आगे पढ़ाएंगे। ये भी क्या करता है, खेती को बढ़ावा देता है। और भी अगर आप देखेंगे तो कई सारी क्रांतियां आई हैं, हरित क्रांति आई है, आपका पीली क्रांति, श्वेत क्रांति तो खैर इससे था, मतलब दूध उत्पादन के लिए था। तो अलग अलग रिवोल्यूशन सुने ना, ये आगे पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में आपका। तो ये सब किसको ध्यान में रख कर बनाया गया है, हरित किसको, कृषि को। अब आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम लिखिएगा और वहां आप लिखिएगा क्रांति के बारे में, सब कुछ कह देगा कि आप हरित क्रांति पे लिखिए, तो लड़का लिख के चलाएगा हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी अर्थव्यवस्था के अंतिम चरण में हुआ। हरित क्रांति की शुरू विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जो मैक्सिको में पैदा हुए लेकिन अमेरिका की नागरिकता ले लिए थे। उन्हीं से प्रेरित होकर भारत के एस स्वामीनाथन ने चालू किया। लेकिन हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। इससे गेहूं और चावल को फायदा हुआ, ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ, चावल पे उतना विशेष फायदा नहीं हुआ। लेकिन दलहन की खेती डूब गई, पंजाब में ज्यादा फायदा हुआ। इसने जातिवादी को बढ़ा दिया और समाज में दो वर्ग लाया, एक उत्पादक, एक ये, सब लिख के चल जाएंगे। लेकिन वो यूपीएससी में जो आपका कॉपी चेक कर रहा है मेंस, वो खोजेगा कि यार इस देश में कुछ भी होगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं संवैधानिक मान्यता होगी कि नहीं। तो ये किस अनुच्छेद से प्रेरित था, तो सबसे पहले आपको शुरुआत यहीं से करना होगा कि अनुच्छेद से, क्योंकि वो देखना चाहता है आपकी कॉपी में कि आप कितने ब्रॉड दिमाग के हैं। तो पता ही है कि अगर हरित क्रांति बोलेगा तो ज्योग्राफी का ये टॉपिक बन जाएगा, लेकिन आप ज्योग्राफी में पॉलिटी घुसा दे रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। शुरुआतें करिएगा हमारे संविधान के आर्टिकल 48 से प्रेरित होकर नॉर्मन ये आपके एस स्वामीनाथन ने सोचा कि हम कृषि को कैसे बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने विश्व की कल्पना किया, वहां से प्रेरित होकर। तो जो चीज आपको लगता है कि नहीं अलग है, उन्हें पहले ही दिखा दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपका शुरुआत का 10 लाइन और लास्ट का 10 लाइन खूब मन से पढ़ता है, और बाद वाला ऐसे ऐसे पढ़ते चल जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया कुछ नहीं। तो अगर यही करना है तो जाके दिल्ली में दीजिएगा फीस अपना, 1 लाख रुपया लेगा सब मेंस का। समझ में आया कि नहीं। तो ये कृषि एवं पशुपालन की चर्चा किसमें है, ये आपका इस यहाँ पे आ गया 48 में। इसी में बोला गया पशुपालन, पशुपालन भी जरूरी है। और इसमें कहा गया है कि सरकार दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा, आर्थिक रूप से और दुधारू। आर्थिक रूप मतलब दुधारू, मतलब जिन जानवरों से फायदा हो रहा है, अर्थात जो दूध दे रहे हैं, उनकी हत्या नहीं किया जाएगा। दुधारू पशु अर्थात जिनसे हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है, उनकी हत्या नहीं की जाएगी। इसमें स्पष्ट गाय शब्द नहीं है। अब यहाँ कहा जाता है कि गाय की बलि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बात समझिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसे आप पहले आप हिंदू मुस्लिम की नज़र से छोड़ के हटिए। एक देखिए देश में हो क्या रहा है। सपोज कीजिए कि आप डीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, आप डिसीजन लीजिए अपने जिला के लिए। अगर आप देखेंगे तो गाय जो है पालन, अगर देखेंगे दो चीज होता है, एक गाय पालन और एक गाय हत्या, दो चीज होती है।
अगर आप इसमें अगर गौर कीजिएगा तो आप पाएंगे कि गाय पालन जो होता है वो ज़्यादातर हिंदू लोग करते हैं, मुस्लिम लोग बकरी पालता है गाय हत्या कौन करते हैं? मुस्लिम करते हैं। इसमें तो आप भी बिलीव करते हैं। 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 90% गाय का पालन हिंदू लोग करते हैं, यादव जी लोग खास करके। अब मुस्लिम लोग हत्या कर देते हैं गाय का। एक बात बताइए, ये गाय हिंदू के पास से मुस्लिम पहुंची कैसे? कहां से पहुंची? बात समझिए, गहराई से समझिए बाबू। गाय वही लोग पालते हैं ना जो या तो गरीब है या मीडियम फैमिली के। बड़े बड़े लोग को बिजनेस करने से फुर्सत नहीं, गाय पालेगा उसके पास टाइम ही नहीं है। अब वो बेचारा गाय के दूध पर डिपेंड है। एक गरीब किसान, एक गरीब ग्वाला, एक गरीब इंसान जब गाय पालता है तो उसके दूध से उसका परिवार चल जाता है उसको बेचकर। लेकिन जब वो गाय दूध देना बंद करती है तो उस बेचारे गरीब के पास अपने बूढ़े माँ बाप को दवाई का पैसा नहीं है, वो बिसुकल गाय को कहाँ से खिलाएगा? नहीं ना खिला पाएगा वहाँ पर, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो बेचारा कुछ पैसे के वजह से मजबूरी से अपनी धर्म को जानते हुए, ये जानते हुए कि हमारी गौ माता है, फिर भी बेचारा वो दलाल को बेच देता है, और ये जानते हुए कि इसको कसाई के पास ले जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि कसाई के पास ले जाएगा। वो कुछ पैसे के बेचारे की वजह से वो बेच देता है, और अपने दिल पे पत्थर रख के बेचता है, वरना कोई हिंदू नहीं जाएगा बेचने के लिए। और जो मुसलमान काट रहा है ना, वो भी बेचारा गरीब है। अगर जो बकरी काट रहा है, जो गाय काट रहा है, अगर उसे आप 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी दे के कहीं नौकरी पे बैठा दीजिएगा ना, गाय काटना छोड़ देगा, नहीं काटेगा। हमसे कोई कहेगा मुर्गा काटिए ना, हम काटेंगे, बकरी काटिए काटेंगे। हमरा से कोई कहेगा गाय भैंस काटिए काटेंगे। काय लिए भैया, हमको अपना जॉब से मतलब है, हमको अपना काम से फुर्सत नहीं है, बकरी काटने जाएंगे वहां पे। तो बात अगर आप गहराई से देखिएगा ना, तो ये इसका भी रोजगार है। अगर ये काटेगा नहीं तो इसका परिवार बाल बच्चा मर जाएगा, खाए पीना वहाँ पे, रोजगार के कंडीशन देखिए। अब इसमें क्या करिएगा, हिंदू बेचारा मजबूर। अब जो दलील दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कहा जाता है कि अगर मुस्लिम अपनी आय के लिए काट दिया तो गुनहगार है, लेकिन हिंदू जो बेचा है वो कहाँ गया? उसको नहीं पता था कि हम बेचेंगे। आप खुद बताइए, एक बूढ़ी गाय, एक बिसुकल गाय को आप बेच देते हैं 15-20 हजार रुपए में, आपको नहीं पता है कि इसको काटेगा रियल में। अगर आप इस काटने को गुनहगार मानते हैं, बात समझिए, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि बेचना भी गुनाह है? हाँ, आप बात समझिए। आप एक अधिकारी के डिजाइन से सोचिए, एक जज के हिसाब से, भाई गलती था। अगर बात चलिए, अगर बाजार में आम बिकेगा ही नहीं तो खरीदार कहां से आएंगे? अगर ये कसाई क्या गाय पालता है? नहीं पालता है, यहाँ पे दलाल घूमते हैं, सब काट देते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हर जिले में एक गौशाला बना देना चाहिए, उसका खर्च सरकार को उठाना चाहिए, और भाई जिसकी गाय बूढ़ी हो गई वो जाके उसमें छोड़ दे। अब बताइए, यहाँ गौशाला को खाने को पैसे, आपको लगता है यहाँ लोग भूख से आदमी मर जाता है, गाय को खाना खिलाएगी हमारी सरकार? और जो गौशालाएं हैं उनमें जाके देखिएगा, आप दंग रह जाएंगे वहां गायों की स्थिति देखकर। आप कहेंगे कि इससे तो आसान मौत कसाई दे देता था। सड़ एकदम पड़ी है, सब पीछे का पैर सड़ गया है, बाप बाप चिल्ला रही, 10 दिन में घसीट के मरेगी बेचारी वहां पर। तो क्या कीजिएगा, यहाँ मजबूरी फंस जाता है वहां पर। अब यहाँ समझिए, ये तो आप कंट्रोवर्शियल समझ रहे हो, इसका एक ही रास्ता है। अगर आप गौ हत्या को रोकना चाहते हैं तो आप एक गौपालन बनाइए जिसमें किसान अपनी बूढ़ी गाय को ले जाके छोड़ दे वहां पर। समझ में आएगी नहीं? दूसरा, अगर आप सोचेंगे तो वो बेचारा, वो भी गरीब है इसलिए बेच रहा है, आइए इसको अपना रोजगार ही काट रहा है, वरना सब कसाई थोड़े ना काटते। एक गो कसाई ऐसे मर्सिडीज में घूम रहा है, आपको क्या लग रहा है बकरी काट के मर्सिडीज में घूमेंगे? नहीं ना, हर बर्मा जी सोनारे थोड़े होते हैं, लोग कोई बिजनेस में भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं, ये तो भाई एक सामाजिक समस्या आ गई। देखिए, हिंदू धर्म की एक वो पवित्र है गाय वगैरह, इसलिए उनकी भी वो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मानने जाइएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, वो कहते हैं मेघालय में तो भाई सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, वहाँ तो वो लोग खा लेते हैं। तो मेघालय की ये समस्या है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो है ना, इंडिया का ये नॉर्थ ईस्ट, मेघालय के लोग रहेंगे, भाई बुरा नहीं मानिएगा, हम आपको गवर्नमेंट का आंकड़ा बता रहे हैं, हम अपना आंकड़ा नहीं बताते हैं आपको। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देखेंगे ना, आसाम साइड वाला, ये वाला एरिया, बंगाल आसाम साइड में, तो यहाँ के लोगों को खाने का जो कल्चर है वो इंडिया से अलग है। अब यहाँ पे आप इधर देखें, नागालैंड में लोग कंकाल पहन के घूमते हैं, क्या हम लोग घूमते हैं? नहीं। तो इन लोग का जो कल्चर है वो अलग ही कल्चर है। तो यहाँ पे गाय भैंस, ये सांप बिच्छू खा लेते हैं लोग, नागालैंड वाले लोग, हम लोग नहीं खा पाते हैं लोग। तो इन लोग का वो अलग चीज़ है, आप उसको इधर से नहीं मिलाएंगे, वो कल्चर का बात आ जाता है। अब बात करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया, संविधान कहता है कि आर्थिक रूप से, अर्थात दुधारू जानवरों की हत्या नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया गया, मुकदमा, कि जो गाय बिसुक गई है हम उसकी तो हत्या कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ हाँ, जब दूध नहीं दे रही है तो हत्या कर सकते हैं।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पावर है अपने फैसले को बदल देने का। एक आदमी और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया और पढ़ा लिखा था, वो कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट खाली दुधारू थोड़े लिख लो संविधान में। संविधान में लिखा है कि आर्थिक रूप से जिससे लाभ हो रहा है आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। साइंस में गाय के जो मूत्र होते हैं उससे कई सारी दवाइयां बनती हैं। गाय का गोबर से आजो गांव में लिट्टी चोखा लगता है, वो बनता है वहां पे। तो भाई गोबर भी तो काम का चीज है, गाय की पेशाब भी तो काम की चीज है, दवाइयां बनती हैं, तो वो भी तो आर्थिक रूप से आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ तब इस आधार पर भी हत्या नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप मेंस लिखिएगा ना इसे मेंस यू में, तो सारी बतिया लिखिएगा और ये बात दर्शाइएगा कि समस्या क्या है। आप ऐसे नियम बना देने से नहीं हो जाता है, समस्या समझिए। आप दिल पे हाथ रख के खुद से पूछिए, क्या कोई हिंदू अगर उसको ऐसी सुविधा मिले कि अपनी गौ माता को ले जाके किसी गौशाला में छोड़ दे, तो कभी वो कसाई के हाथ बेचेगा? नहीं बेचेगा। यहाँ बेचारा वो मारा जाता है, उसको अपनी बहुत एक श्रद्धा होती है। सबसे बड़ी धर्म क्या है? एक आस्था का चीज है। वो मजबूरी में आके बेच देता है। गरीबी क्या नहीं करा देता, अपने बाप का मर्डर करा देता है। ये सब चीज में ये सब बहुत खराब चीज हो जाता है सब। तो आप समझ में आ रहा है आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो गौ हत्या पे अस्पष्ट गौ हत्या की चर्चा है क्या? नहीं है। अब इसमें बकरी भी तो इसी में आ जाती है भाई, वो भी तो दुधारू है। तब जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन आपको पहले बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जब लागू नहीं कर सकता है तो मना भी नहीं कर सकता है। इसी में आएगा ना 48। अगर राज्य यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा देगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है लग जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से। गवर्नमेंट आपसे दो बातें करती है। जो गाय को काटने के लिए जो आता है ना, जो स्लॉटर हाउस बनते हैं सब, उसका जो आरी वगैरह आता है गाय के काटने के लिए, गाय को काटने वाली मशीनें अलग ही होती हैं सब, वो सब काटने वाली। आप कभी यूट्यूब पे देखे होंगे, स्लॉटर हाउस लिखिएगा यूट्यूब पे तो आ जाएगा। उस पे भारत में 20% टैक्स था। गाय काटने के लिए जो मशीनें थी उस पर 20% टैक्स था। गवर्नमेंट ने उस पर 5% टैक्स कर दिया। गवर्नमेंट ने कितना कर दिया? 5% टैक्स कर दिया। ये जाके आप गवर्नमेंट के डाटा पे चेक कर लीजिएगा। और वो जो भोंपू बने हैं गवर्नमेंट के, वो कहते हैं गौ हत्या को बंद करो, बंद करो भैया, बंद करो। देख लो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए सोच समझ के कोई चीज डिसीजन लेना चाहिए। आगे बढ़े। ये तो भैया हो गया 48। इसमें दो चीजें, कृषि और पशुपालन। पशुपालन को बढ़ावा दीजिएगा। आज भी पशुपालन को कीजिएगा तो आपको बहुत सस्ता मात्रा में लोन वगैरह मिल जाते हैं। सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। अरे भैया कमेंट करके बताओ, आगे बढ़ जाए। समझ में आ गया? यस चलिए, यस चलिए भाई। यहाँ पे कौन है? संजीत सेन साहब कर रहे हैं सर बंगाल में भी लोग कोई मीट नहीं खाते। देखिए भाई, आप 100% हम लोग कैसे कह सकते हैं? आप 100% थोड़ी कह सकते कि पूरे यूपी के लोग क्या खाते हैं या पूरे यूपी के लोग क्या नहीं खाते। एक एवरेज आपको मान लेता है आदमी कि चलो ये ऐसा लगभग हो जाते हैं। हमको भी पता है बंगाल के लोग मछली बहुत खाते हैं, कई डिजाइन की मछलियां बना देते हैं। बिहार में लिट्टी चोखा खाते हैं। पंजाब में जाइएगा तो लस्सी, इतना बड़ा बाल्टी में लस्सी पी जाएंगे लोग। तो वो एक मेजोरिटी के हिसाब से हम बता रहे थे। हाँ, अब एक चीज देखिए ध्यान से। एक संविधान बनाया गया, यहाँ पे बहुत लड़का फंस जाता है और ये कई बार क्वेश्चन में फंसाया हुआ है। देखिए कैसे, ये समझ में आ गया ना? चलिए, हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976। इंदिरा गांधी जी थी यहाँ पर, इंदिरा गांधी। ये जो संशोधन किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। सरकार कोई भी काम करती है ना तो किसी बड़े अधिकारी को, ये क्या खुल गया भाई, उधर भागो, किसी बड़े अधिकारी को कह देती है कि आप हमको सलाह दीजिए। तो इस आधार पर एक संशोधन किया गया। संशोधन करके क्या कहा गया? दो बातें कहा गया। स्टेट, फिर बताते हैं स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य। स्टेट मतलब राज्य। बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता होगा भाई साहब, ये राज्य वो प्रांत वाला राज्य नहीं है, यूपी बिहार। समझ रहे हैं लोग कि नहीं? राज्य को कितनी बार बोले, समझ जाएंगे अब आप लोग। एक जिम्मेदारी दी गई राज्य को। राज्य में मतलब हर एक स्टेट आते हैं, स्टेट वो रहने वाला है। और दूसरा दिया गया आपको सिटीजन को। सिटीजन हिंदी में कहते हैं नागरिक, पढ़ा दिए नागरिकता, नागरिकता। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से। 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि पर्यावरण के लिए, किसके लिए? पर्यावरण के लिए और वन्य जीव। ध्यान से समझिएगा भैया, कहा गया है कि जिस तरह से कृषि की जरूरत है, किसकी जरूरत?
जिस तरह से कृषि की जरूरत है और पशुपालन की जरूरत है, तो हम लोग वही पशु को पालते हैं जिससे हमें फायदा है। कोई शेर पालता है जो खा के खत्म कर देगा, हाँ नहीं ना पालेगा, तो हम वही पशु पालते हैं जिससे फायदा है। तो इसका मतलब जिससे फायदा नहीं है उसको मार देना चाहिए। तो इसी के लिए किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 42वां संविधान संशोधन। और इसमें कहा गया कि देखिए, जिस तरह से कृषि आप अपने फायदा के लिए करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता। बबूल के पेड़ में केवल कांटा होता है, लेकिन वो पर्यावरण के लिए जरूरी है। अर्जुन का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, उससे कुछ नहीं मिलता आपको खाने वाला चीज है। पीपल के पेड़ से खाने वाला कोई चीज नहीं मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन मिलता है, वो पर्यावरण के लिए जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि वैसा पेड़ पौधा जो हमें खाने पीने का देता है उसे हम कृषि में भेज देते हैं, लेकिन जो खाने पीने का नहीं देता है वो पर्यावरण के लिए जरूरी है। वैसा जानवर जो हमें दूध देता है, मांस देता है खाने के लिए, उसे हम पशुपालन के लिए कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो दूध देता है ना मांस देता है उसको हम वन्य जीव में रखेंगे। इसलिए जिस तरह से कृषि और पशुपालन जरूरी है, सेम उसी तरह पर्यावरण और वन्य जीव भी जरूरी है। इसलिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को ध्यान रखा जाए। तो इसमें इन्होंने एक संशोधन करके 48 में जहां कृषि और पशुपालन था उसमें क जोड़ दिया। हम आपको पहले ही बताएं, क जोड़ेगा, इंग्लिश में कहिएगा तो इसको बोल देंगे ए, और रोमन में कहिएगा तो इसे बोल देंगे फर्स्ट। तो भाई इतना लिखेंगे कंफ्यूजन हो जाइएगा, आप बस क समझिए। जोड़ दिया। कहा गया कि हर एक स्टेट का ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को बचा के रखे। इसलिए देखेंगे उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, राजस्थान में घाना, सरिस्का, केवला देवी, नाहरगढ़, दुनिया भर का है वहां पर। गुजरात वाले देखेंगे तो आपका वहां कच्छ मेरी, नल सरोवर वहां पे हो जाएगा, कान्हा, किसली, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। बिहार वाले आ जाएंगे तो आपका यहाँ पे चंपारण में वाल्मीकि हो जाएगा। उदयपुर भी बिहार में ही है, मत बोल लीजिएगा राजस्थान में, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर है। बंगाल में है वहाँ पे दार्जिलिंग के पास। अब असम में तो काजीरंगा, दुनिया भर के हैं सब, हर राज्य में है सब। ज्योग्राफी में सबको बताएंगे नक्शा के हिसाब से। तो बताया गया कि नहीं गया, पर्यावरण की रक्षा करना है, साथ ही उसमें जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव हैं, उनकी भी रक्षा करना है। अब बताइए ना, बाघ कोई पालता है? पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बाघ हम लोग के पास है, समझ में आ गया कि नहीं? टाइगर भाग के चला है सब, यहाँ पे भाग के नहीं आया, हम लोग बाघ की बहुत ख्याल रखते हैं। हाथी जनरली तो आप कोई पालता नहीं, सुजुरा बारात का खाना अकेले खा जाती है। तो हाथी, ऊंट, घोड़ा, शेर, बाघ, हर चीज को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखते हैं कि नहीं? इसके लिए अलग अलग चीजें बनाई गई हैं। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2014 में कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, देखिए एक होता है अभ्यारण्य, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, एक होता है जीवमंडल रिजर्व। ये सब में साइज का अंतर है, कुछ बेसिक अंतर है। ये तीनों किस लिए बनाए जाते हैं भाई? तो पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन तो पूछेगा ज्योग्राफी में, लेकिन आपको पॉलिटी से रिलेट करना पड़ेगा। आज इतने ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में कह दिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर कहा गया है कि हर एक स्टेट की जिम्मेदारी होगी आर्टिकल 48A के तहत कि पर्यावरण को बचाए और वन्य जीव को बचाए। समझ में आ गया कि नहीं? साथ ही साथ इसी अमेंडमेंट के द्वारा हर एक सिटीजन का कर्तव्य बना दिया गया कि आप भी क्या कीजिएगा 41A के तहत, 51 के क के तहत, कि हर एक आदमी का भी यह कर्तव्य है कि आप भी पर्यावरण को बचाइएगा और जंगली जानवरों को बचाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इत्तेफाक देखिए, जो नीति निदेशक तत्व है वो सरकार की इच्छा पे है, करे चाहे ना करे। और जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ये भी हमारी इच्छा पे है, करे चाहे मत करे। यानी पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी स्टेट को भी थोपी गई है, सिटीजन को भी थोपी गई है, लेकिन दोनों को ऐसे थोपा गया है कि इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, आपकी इंसानियत पे छोड़ दिया गया है। इसलिए आप आए दिन सोचते हो, देखते होंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में गेंडा को मार दिया गया। ये सब कुछ पैसे के लिए ना, हमको तो लगता है आने वाले कुछ वक्त में ससुरा इतना लोग गिर जाएंगे कि माँ बाप का मर्डर करना चालू कर देंगे पैसे के लिए। हद है यार, गेंडा को मार देता है। और मानस असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें हाथी जिस तालाब में पानी पीती थी उसमें जहर मिला दिया, 20 हाथियां मर गई थी दांत के लिए। हम तो सरकार को कहते हैं कि अरे भाई साहब, अपहरण सीता जी का क्यों हुआ? अति सुंदर थी। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ? अति सुंदर थी, है कि नहीं? हालांकि देखिए, सीता जी का जो अपहरण हुआ वो तो विधि का विधान था। रावण ससुरा, उसको तो भगवान के हाथों मरना था, इसलिए जानबूझ के अझुराया, नबोक थका हुआ। रावण बहुत बुद्धिमान था, वो खुद लक्ष्मण जी शिक्षा लेने गए थे। बात मेरे कहने का समझिए, हाथी का मर्डर क्यों होता है? सींग के लिए, उसके दांत के लिए।
गेंडे का मर्डर क्या होता है? सींग के लिए। सरकार को सींगवा काट लेना चाहिए, सींग काटने में दर्द नहीं करता है। तो जितना गेंडा है ना उसका सींग काट लो, जितना हाथी है ना उसका दांत काट लो। भैया वो दांत के चक्कर में हाथी मारा जाएगी, लेकिन ना सरकार दांत खुले छोड़ देती, लो हाथियाँ मारा जाती है। बेचारी हाथी क्या कहेगी? वो कहेगी ना लो हमारा दतवा काट लो, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। समझ आएगी नहीं आगे? सरकार, हम जाएंगे सरकार को सलाह देने के लिए, यूट्यूबों पे बोलते हैं तो सब कहता है सब खाली सलाह दे चला जाते हैं। देखिए यार ड्यूटी ऐसी होगा। तो अब बताइए पर्यावरण बचाने, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सुनिए ध्यान से। पर्यावरण तथा वन्य, देखिए पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? ऑप्शन में सुनिए ध्यान से, अब किसका कर्तव्य है? राज्य सरकार का, ठीक है। 48A के तहत डीपीएसपी में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सरकार की भी। ऑप्शन बी नागरिकों का, ठीक है। 51 का तहत हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, आगे पढ़ाएंगे इसको, इसमें भी है। तब जब भी ऐसा आएगा ना तो ऑप्शन ए प्लस ऑप्शन बी दोनों सही होगा। समझ में आ गया? लेकिन ध्यान से समझिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा था, फंस गए थे लोग। क्वेश्चन पूछा था कि सरकार का यह कर्तव्य होगा, ध्यान से पढ़िएगा, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण वन जीव की रक्षा करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द वाइल्ड इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ को। तो देखिए ये गवर्नमेंट का कर्तव्य कर रहा है, इसकी चर्चा कहाँ है? तो लड़का मारा, अरे कर्तव्य बोल रहा है, कर्तव्य बोल रहा है, ड्यूटी बोल रहा है, सीधे मारो 51 का। अरे भैया 51 का में ये सिटीजन, ये हम लोग का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य नहीं है। सरकार का जब कहेगा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करे, तब मारिएगा 48 का क। और जब कहेगा कि हमनी के व्यक्ति का कर्तव्य है, तब कौन सी मारिएगा? 51 का क। और न तो पाथ के चल आइएगा एग्जाम में, कहिएगा कि दूर तरीके बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन था। अजीब नहीं था, अजीब आप थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 51 का, हाँ समझ में आ गया? आगे बढ़े, अरे बबुआ आगे बढ़ जाए, आगे समझते हम लोग। यहां समझ में आ गया? 48, चलिए भाई एक बार दोबारा रिवाइज। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 0 से 6 वर्ष के स्वास्थ्य, 6 से 12 इतना, 46 SC ST, फटाफट SC ST, ST हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ST फटाफट। 47 पोषाहार मतलब न्यूट्रिशन भोजन, और क्या चीज़ है? नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध, और क्या है? शराब पर प्रतिबंध। 48 ध्यान से देखिए, 48 फटाफट कृषि, क्या चीज? कृषि और पशुपालन, 48 का कम है, फटाफट भैया। वैसी कृषि जो हमरे काम लायक नहीं है उसे कहते हैं पर्यावरण। हालांकि पर्यावरण बहुत जरूरी है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जरूरी। अब घास को हमको डायरेक्ट जरूरत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जरूरत है। तो जो डायरेक्ट जरूरत की चीजें रहती है उन्हें हम लोग कहते हैं कृषि हो रहा है। गेहूं चावल, घास भूस, गेहूं चावल ये सब कृषि है। अब वही देखेंगे घास भूस तो वो पर्यावरण में चला जाएगा। पशुपालन जो हमें दूध मीट देते हैं पशुपालन में, नहीं दूध वगैरह नहीं दिया तो वन्य जीव हो जाते हैं बाघ। जाइए ना बाघ को पास, दूध दे रहा है आपको, काट के खाइए जाएगा आपको। तो ये जो चर्चा किया गया ये किसमें है? 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976। इसमें इतना ना संशोधन हुआ था, 59 बार संशोधन किया गया अकेले, इसमें 59 पन्ना जोड़ा गया, इसलिए इसे एक छोटा सा संविधान कहते हैं, मिनी संविधान कहा जाता है इसे। 48 एक में हो गया। सुनिए क्वेश्चन ध्यान से, चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट, सुनते जाइए क्वेश्चन बताइए। व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा करे, किस आर्टिकल में होगा? व्यक्ति का कर्तव्य, व्यक्ति का कर्तव्य आर्टिकल जल्दी फटाफट लिखिए, आर्टिकल फटाफट लिखिए। 360 कौन लिख रहा है भाई? हाँ ठीक है, गुड 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 गुड। 51A भाई, 48(1) क्या लिख रहे हैं भाई? अब किस तरह से समझाएंगे आपको? जब बोल रहे हैं व्यक्ति का कर्तव्य होगा तब आप आँख कनवा बंद करके रहते हैं आप लोग। 51A होगा। और गलत जवाब देंगे ना तो फिर हम बता दे रहे हैं, ज्यादा गलत जवाब देंगे तो फिर ब्लॉक कर देंगे। देखिए सरकार का कर्तव्य होगा, स्टेट ड्यूटी होगा 48 का ए में, सरकार का कर्तव्य होगा। सरकार का कर्तव्य 48, व्यक्ति का कर्तव्य 51। चलिए सरकार का कर्तव्य हो गया। देखिए एक आदमी जल्दबाजी में लिखने के वरना 51 को क्या लिख दिए? 501 ऐसे। चलिए हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, चलिए गुड, आप लोग ध्यान से समझते हैं, अच्छा लगता है बाबू।
देखिए सीरियस पढ़िए बाबू। देखिए हम आपको क्या कहना चाहते हैं, मेरी भावनाओं को समझिए। आपके पास ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं है कि एक बार मेरे वीडियो को देखेंगे, फिर दोबारा देखेंगे, फिर एक बार समझेंगे। अगर आप जी जान लगा दीजिएगा नहीं यहाँ पे, आप ये कल्पना कीजिए आपके सामने कुछ नहीं है, बस अगल बगल मम्मी पापा कोई भी है, साइड करिए अलग में, एकदम ध्यान से, एकदम डूब जाइए उसमें। जैसे जब आपके अंदर ये अंदर से भावना आने लगेगी, नहीं सर अब क्या बताने वाले हैं, अब क्या, इसके आगे क्या होगा, समझिए कि आपकी पढ़ा, आप उसी दिन कामयाबी की पहली दहलीज पे अपनी पैर रख लिए, अब क्या आने वाला है। जैसे एक क्यूरियोसिटी है ना, 48 देखें, 48 का अब मन में आएगा 49 में क्या होगा, 49 में एक इंटरेस्ट जगेगा, तब मजा आएगा ना पढ़ने में। वरना इसे कर रहे हैं 49 में कुछ होगबे करिए यहाँ पर 49 देखिए, 49 49 देखिए इसमें क्या कहा है, जो राष्ट्रीय महत्व के धरोहर हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मोन्यूमेंट हैं, राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इंपॉर्टेंस, महत्व, राष्ट्रीय महत्व के क्या चीज भाई, धरोहर, धरोहर, इमारत, इमारत या पुरातत्व, पुरातत्व, इस सब की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। फिर से बताते हैं, राज्य मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं, मतलब सब आ जाते हैं इसमें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुखिया, ये सब चीज़ आ जाएंगे सर राज्य में, इस सब की जिम्मेदारी है आपको। अब नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मॉन्यूमेंट है, जो भी बिल्डिंग्स है, या जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, सीबीएसई बोर्ड वाला आर्कियोलॉजिकल कहता है। आर्कियोलॉजिकल मतलब देखिए, सिंधु सभ्यता के दौरान में एक ठो फूटी हुई ऐसी मूर्ति मिली थी, फुटल मूर्ति, लेकिन वो नेशनल इंपॉर्टेंस था कि पूरी दुनिया में सबसे पहला शहरीकरण हिंदुस्तान में हुआ था, इसलिए वो नेशनल इंपॉर्टेंस का हमारे लिए गर्व की बात है वो चीज, इसलिए उसको रखे हुए लोग। सिंधु सभ्यता के सिक्कों को रखे हम लोग, वो हमारे नेशनल महत्व का है कि हमारे सिक्के थे। पूरी दुनिया में सबसे पहले शीशे का सिक्का चालू किया था सातवाहन वंश वालों ने। सातवाहन डायनेस्टी थी जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के पास थी, वहाँ पर वो हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको। शीशे का सिक्का उसने चालू किया था। चांदी का सिक्का आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। भारत में पहली बार सोने का सिक्का यूनानी ने लाया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासन में, सबसे अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त शासन में, अलग अलग टाइप का मौर्य मयूर शैली का सिक्का, ये सब सिक्के ये क्या है, हमारे राष्ट्रीय महत्व के हैं कि हम उन्हें धरोहर, हम उन्हें संभाल के रखते हैं। और नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्यों, डीपीएसपी है, 36 से 51 के बीच में कोई जबरदस्ती नहीं, इनकी रक्षा करना है। राष्ट्रीय इमारत देखिएगा आप, राष्ट्रीय इमारत देखिएगा, दक्षिण भारत में आप चली जाइएगा ना, जब दक्षिण भारत की मंदिरों को देखिएगा ना, तो आपका तो दिमाग ही हिल जाएगा, दूसरा बनाया कैसे रहे इसको। दक्षिण भारत में जब मंदिर पढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गरुड़ शैली की मंदिर कौन है, द्रविड़ शैली की कौन सी है, नागर शैली की कौन सी मंदिर है, ये सब आप सुने होंगे, बड़ा चीज समझ में नहीं आता होगा, बताएंगे आपको जब दक्षिण भारत में जाएंगे। तो उनको बचा के रखना है दक्षिण भारत की। और अगर आप राजस्थान में चले जाएंगे, राजपूतों के किला देखिएगा, इतना बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया है ना राजपूतों के किला को, तो उसको भी बचा के रखना। आप देखेंगे वहाँ पे किला वगैरह पे पुलिस फोर्स वगैरह सब रहती है, सब वो किला की रक्षा करने के लिए रहते हैं, सब कि नहीं रहते हैं सब, तो इसकी भी रक्षा करना। आप मुगलों की काश्तकारी को देखेंगे, ताजमहल क्या बेहतरीन है, लाल किला, वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। जमा मस्जिद की जो नक्काशी है वो कितने मतलब डिजाइन से बनाया गया, किला वगैरह। अब आप बिहार में अगर देखेंगे तो फिर आपको राजगीर का मिलेगा आपको, क्योंकि एक्चुअली बिहार का जो अस्तित्व था ना वो प्राचीन काल में था, इतना पुराना हो गया कि अब वो खंडहर के रूप में बचा हुआ है, नया नया इधर से नहीं हुआ। अगर विगत आप देखेंगे 600 साल से, तो बिहार का केवल विनाश होते जा रहा है और बिहार के लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है। उनको चाहिए कि वो खड़ा करें इसको अच्छे से, क्योंकि अगर आप प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो बिहार को मगध कहा जाता था। तो ये इमारत को बचाकर धरोहर। अब राष्ट्रीय धरोहर क्या हो जाते हैं सर, राष्ट्रीय धरोहर में हमारे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं सब, जैसे हम राष्ट्रीय धरोहर में आपको धाम आ जाते हैं, जैसे उत्तराखंड के धाम आ जाते हैं, या महात्मा बुद्ध के जो उपदेश दिए हुए स्थान है सारनाथ में राष्ट्रीय धरोहर है। जो अशोक स्तंभ है जिसपे शेर है सर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो राष्ट्रीय धरोहर है हमारे लिए। इंडिया गेट हमारा राष्ट्रीय धरोहर है कि जब हम गुलाम बने थे तो अंग्रेजों को जिताने के लिए हमारी सेना गई थी 7 समुंदर पार अंग्रेजों को लड़ने के लिए, वो बहादुरी थी हमारे अंदर यहाँ पर, तो हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। लाल किला हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, समझ में आ गया कि नहीं? इसी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक संगठन का स्थापना किया गया था। और ये भारतीय पुरातात्विक संगठन जो है वो क्या काम करता है भाई, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, तो ये अलग अलग चीज़ों को क्या करता है, उस पर एक बढ़िया से
उसकी देख रेख करता है। और हर एक मोनूमेंट की रक्षा करने के लिए CISF के जवान को लगाया गया है। CISF का जवान, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, ताजमहल पे देखिएगा तो CISF लगे रहते हैं। तो ये इनकी रक्षा करने वाला है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ देखिए तो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या बनाया गया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये पर्यावरण को बचाता है। NGT आगे आपको पढ़ते रहना है NGT के बारे में। एक ही देखिए है क्या कि जहाँ जहाँ चीज़ें रहती हैं हम रिलेट करके आपको बताते हैं। NGT पढ़ाएंगे कब? आपको भाग 14 के क में पढ़ाएंगे, जब आपको वहाँ प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल पढ़ाएंगे। अभी तो आप भाग 4 पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये लिखवा नहीं रहे हैं। आप कहेंगे लिखवा नहीं रहे, भाई जहाँ आएगा ज़रूरत वहाँ लिखवा देंगे हम। आपसे ज़्यादा चिंता है हमको। आपका रिजल्ट होगा ना तो हमारे पास ऑटोमेटिक अगला बैच में लड़का आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं? म्यूचुअल रिलेशन है। अब आप बताइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आपका अपने भाई रिश्तेदार को दूसरे जगह भेजिएगा, हमारे पास तो भेजिएगा। सिस्टमेटिक उसी लिए पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये समझ में आ गया। राष्ट्रीय महत्व को क्या कहते हैं? नेशनल जो इम्पोर्टेंस के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितना आर्कियोलॉजिकल साइट है, जितने भी आपको धरोहर है। अब इसमें ना धरोहर में एक और चीज़ आता है, आप सुनने होंगे, यूनेस्को के धरोहर में आ गया। किसमें? यूनेस्को के धरोहर में। किस आर्टिकल के तहत? 49 के तहत हमारे धरोहर में आ जाता है। हुमायूं का मकबरा जिसे लाल ताजमहल कहते हैं, बीवी का मकबरा जिसे घटिया ताजमहल कहते हैं, रजिया दुरानी का जो मकबरा है उसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं, ये आपका आगरा वाला ताजमहल जिसे पेट्रोडोरा शैली से बनाया गया है। सब चीज़ पता रहना चाहिए आपको, तभी रिजल्ट होगा। इसे ऊपर ऊपर पढ़ के चलाएंगे तब समझ में आएगा। काला ताजमहल किसे कहा जाता है? काला ताजमहल देखिए, शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनाया, मुमताज के लिए सफ़ेद ताजमहल, और उसी के बगल में अपने लिए बनवा रहा था काला ताजमहल। तब तक मर गया, मतलब तब तक उसका बेटा आ गया औरंगजेब, खा के छोड़ ऐसा बीवी की याद में तो ताजमहल बनाएगा सरकारी पैसा से। हटो यहाँ से, हटा दिया काला ताजमहल। समझ में? तो काला ताजमहल बन ही नहीं पाया। तो अब बताएंगे क्या? ये तो समझ में आ गया 49। हाँ, अब अरे भैया 36 से 51 होता है, हमें 31 से क्या? अरे बाप रे, उल्टा लिख दिए। 36 से 51 होता है वहाँ 31 से 56 लिख दिए थे। आगे देखिए आर्टिकल अब कौन सा होगा? 50।